हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, या फिर हम सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं इसे, बाय क्लार्क हल। तो आज हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एंड सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नाउ द इंट्रोडक्शन, एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस इन 1930 बाय एन एमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्लार्क हल। तो क्लार्क हल जो है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी लेके आए थे। बहुत ही आसान थ्योरी है और बहुत ही आसानी से आप सबको समझ भी आ जाएगी। वैसे तो अगर हम बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यानी क्लार्क हल, इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो बाकी बिहेवियरिस्ट का था, जैसे कि वैन पैवलोव का, एडवर्ड थॉर्नडाइक का, एडवर्ड टॉलमैन का, एंड इवन द चार्ल्स डार्विन। तो इन सब के ऊपर, जैसे वैन पैवलोव के ऊपर वीडियो मैंने डाल रखी है, एडवर्ड थॉर्नडाइक के ऊपर भी, ये सारे बिहेवियरिस्ट थे। और इन सब का जो इन्फ्लुएंस है वो आया किसके ऊपर? क्लार्क हल के ऊपर। तब उन्होंने ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी, और हम इसे एक तरह से सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी भी कह सकते हैं। Hull theory was at the time very influential as a general learning theory. It tried to explain all the behavior and the likelihood of its appearances mathematically using a set of formula. तो ये important है कि हम फर्स्ट टाइम जो देखने वाले थे एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग पूरे बिहेवियर को। यानी हम बिहेवियरिज्म जो मैंने इसमें करवाया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा कि बिहेवियरिज्म कौन से कंसेप्ट पे बिलीव करते थे। अगर आपको डीप में समझना है तो आप वीडियो देख सकते हो। तो अब ये एक न्यू ट्रेंड ऑफ बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट लेके आया, जो कि एक मैथमेटिकल और हम कह सकते हैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटिव फैक्ट वाला, यानी सेट ऑफ फार्मूले के थ्रू हम बिहेवियरिज्म को समझने वाले हैं। और वो कंसेप्ट ये लेके आए, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जैसे हम आगे जाएंगे। Another area of the Hull's interest was hypnosis research, and he conducted a number of laboratory experiments in which he finally showed the hypnosis and sleep are the two completely separate states. तो इसके कई कंसेप्ट में इनका यूज़ किया गया, वो तो बात का मैटर है कि जैसे कि हिप्नोसिस में एंड स्लीप में, इन सब से इसके थ्रू जाके हम एक तरह से पूरी इमेज निकाल सकते हैं कि सपनों का मतलब क्या होता है, और कई अलग अलग फैक्ट। पर सबसे मेन हमें समझना है कि ये पूरी थ्योरी है क्या। नाउ दिस वन इज़ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। तो वैसे आपको यहाँ पे देखने में अजीब सा लग रहा होगा, पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है अपने स्लाइड के साथ। तो अब इसमें हम ओवरऑल डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड। द क्लार्क एल हल, यानी इनका फुल नेम 1884-1952, a teacher in the University of Wisconsin and of human behavior based on conditioning and connectionism of the earlier behaviorist. इनका मानना था कि कंडीशनिंग के थ्रू, जो कि बिहेवियरिज्म का एक मेन कंसेप्ट था, ये हमेशा यही मानते थे कि हम कंडीशनिंग के थ्रू किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें थॉर्नडाइक, पैवलोव, बहुत है, ये मैंने डाल रखी है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो उसे। एंड कनेक्शनिज्म ऑफ अर्ली बिहेवियरिस्ट, और बाकी बिहेवियरिस्ट से इनका कनेक्शन दिखाया गया कि उस तरह से उनसे किस तरह से इंस्पायर थे, और इन्होंने इस कंसेप्ट को आगे रखा। He built his theory on the logical structure of postulates and theorem. ये मैंने बता दिया कि एक लॉजिकल और मैथमेटिकल वे हम समझेंगे बिहेवियरिज्म का। ये वीडियो तभी समझ आएगी जब आपको ये पता हो कि बिहेवियरिज्म होती क्या है। तो हल्स थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1943 इन हिज मेजर बुक। 1943 में सबसे पहले ये आई हल्स थ्योरी, और जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर था। दिस थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड इन 1952। इस थ्योरी को और एक्सटेंड किया गया और शार्प कट दिया गया, और एक और बुक में फाइनली ये थ्योरी दोबारा आती है, बिहेवियर सिस्टम नाम से एक बुक में, जिसमें पब्लिश होती है। तो हम इसमें देखते हैं कि मेन कंसेप्ट है क्या। चेंज इन द ट्रेडिशनल SR नोशन, जो SR नोशन पहले से चला आ रहा था, यानी स्टिमुलस और स्टिमुलस को लेके रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक बहुत ही पुराना पैटर्न था जो कि सब बिहेवियरिस्ट मानते थे। हर एक अलग अलग स्टिमुलस को देख के हर किसी का एक अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, यानी रिस्पॉन्स को जनरेट करना है का पूरा फैक्टर जो होता है वो स्टिमुलस पे होता है। स्टिमुलस का मतलब जो ध्यान खींचे, रिस्पॉन्स का मतलब जो हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी चीज़ को लेके। तो ये था, पर इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लेके आया। इनका मानना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर ही सब कुछ फैक्ट नहीं डिपेंड होता, इसके बीच में और भी कई फैक्ट आते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो
तो ये भी होता है। तो इसीलिए अब ये जो एसआर नोशन चला आ रहा था, बाकी सारे जितने भी बिहेवियरिस्ट थे वो एसआर नोशन पे डिपेंड करते थे। अब ये न्यू ट्रेंड लेके आए और इन्होंने बहुत डीप में गए, तब इन्होंने बताया नहीं, एसआर स्टिमुलस को लेके रिस्पांस तो दिया जाता है, पर वो रिस्पांस जो फैक्टर होता है वो भी बाकी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी इनके बीच में और भी कई कंसेप्ट आते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं। तो इनमें से इन्होंने बताया इंटरेस्ट फैक्टर होता है, नीड होता है, ड्राइव होती है एंड रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म, ये सब कुछ बीच में आता है। तो जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा था एसआर नोशन का, अब वो एसओआर आ गया, जहाँ पे ओ का मतलब है ओवर्ट रिस्पॉन्स, ओआर का मतलब ओवर्ट रिस्पॉन्स, यानी कंप्लीट रिस्पॉन्स स्टिमुलस को लेके। और कंप्लीट रिस्पॉन्स तभी आ सकता है जब बाकी सब फैक्टर को भी नोटिस में लाया जाए। वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, नीड भी हो सकते हैं और ड्राइव भी हो सकते हैं। अब ड्राइव को हम आगे समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एसआर नोशन को एसओआर नोशन में चेंज कर दिया गया। Now the next is the concept of reinforcement and drive stimuli reduction। तो इनका पूरा कंसेप्ट क्या था कि रेनफोर्समेंट आती कैसे है और ड्राइव और स्टिमुलाई रिडक्शन, ये सारा कंसेप्ट है क्या। पहले हम ये समझते हैं ड्राइव का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब कम होता है। स्टिमुलाई रिडक्शन का मतलब स्टिमुलस का असर जो है वो कम होगा। रेनफोर्समेंट का मतलब आपको पता है कि किस तरह से हमें उस चीज़ को लेके रेनफोर्स किया जाता है, यानी अंदर से उस चीज़ की तरफ इंटाइस किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, वो रेनफोर्समेंट है। यानी हम उस चीज़ को लेके और अंदर से कितने ज़्यादा उस चीज़ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। हल का मानना था कि जो एसआर कनेक्शन है वो इनफ नहीं है लर्निंग के लिए। तो हल ने बताया हल का जो रेनफोर्समेंट था वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट था थॉर्नडाइक से और स्किनर से। थॉर्नडाइक और स्किनर, जहाँ पे हमने पढ़ा है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, और स्किनर का भी हमने बहुत इससे पीछे वाले उसमें देख लेना आप, बहुत कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं। दैट्स जहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑपरेंट कंडीशन या थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बीएफ स्किनर की है, और उसके पर आप डिटेल देख सकते हो, बिहेवियरिज्म एक वीडियो डाल रखी है मैंने उसमें। तो हल का रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। जहाँ बिहेवियरिज्म ने रेनफोर्समेंट के दो कंसेप्ट दिए, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यानी हम रिवॉर्ड के थ्रू किसी को भी किसी काम के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जो कि बिहेवियरिज्म का मेन अगर हम कहें कंसेप्ट था, यानी कंडीशनिंग फैक्टर। हम किसी भी बच्चे को या किसी भी लिविंग बीइंग को ट्रेन कर सकते हैं, किसके थ्रू, कंडीशन प्रोवाइड करके। तो कंडीशनिंग फैक्टर पे था पूरा बिहेवियरिज्म, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी था। रेनफोर्समेंट का मतलब है हम उसकी बढ़ाई कर सकते हैं या तारीफ़ कर सकते हैं या अलग अलग इनाम दे सकते हैं, इसके थ्रू हम कंडीशन कर सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग को। तो ये पूरा रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट था, जो कि साफ दिखाया गया कि स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड था। पर हल न्यू कंसेप्ट लेके आए, इनका रेनफोर्समेंट का पैटर्न डिफरेंट था। अब सबसे पहले ड्राइव को समझते हैं, जो कि इसमें है कि पूरी थ्योरी को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्यों कहा जाता है और ड्राइव का मतलब क्या होता है। तो एक कंसेप्ट देखते हैं कि ड्राइव अकॉर्डिंग टू हिम मे बी रेफर टू एज अ स्टेट ऑफ टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए नीड। तो पहले नीड से एक टेंशन जो होती है वो आती है, और उस टेंशन को हम ड्राइव कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले हम ड्राइव लेते हैं थर्स्ट ड्राइव, यानी एक प्यास की ड्राइव लेके चलते हैं हम, और इस तरह को हम प्राइमरी रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, या आगे मैं और समझा दूंगा। थ्रस्ट ड्राइव का केस लेके चलते हैं, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, तो उस टाइम पे जो है नीड क्या है, मतलब पानी, वाटर नीड है, और प्यास लग रही है उसे बहुत ज़्यादा। तो उस नीड को लेके यानी पानी को लेके उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि उसे पानी चाहिए, तो इसे हम ड्राइव कहेंगे। यानी जो नीड है, नीड अगर हम कहें नीड का द स्टेट ऑफ टेंशन ऑफ नीड, यानी ज़रूरत की टेंशन, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ की टेंशन, उसे हम ड्राइव कहेंगे। और इस चीज़ को ड्राइव कहेंगे क्यों, क्योंकि पानी चाहिए फॉर मेंटेनेंस शरीर के लिए, और तो फिर और पूरे सब चीज़ के लिए, यानी उसे प्यास लगी है तो यानी पानी तो चाहिए शरीर की प्रॉपर ग्रोथ सब के लिए और प्रॉपर प्यास बुझाने के लिए। तो जो नीड की अर्जेंसी है वो हमारे पास ड्राइव बन गई। अब इस ड्राइव की तरफ हम एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जो रेनफोर्समेंट करवाएगी। रेनफोर्समेंट का मतलब ये है, अब हम प्यास बुझाने के लिए उस पानी को उठा के पिएंगे,
तो अब जब हम प्यास बुझाने के लिए उस पानी को उठाएंगे तो ये जो रिस्पॉन्स है उस पानी को लेके इसे रेनफोर्समेंट कहेंगे। तो ये रेनफोर्समेंट है। हल ने जो डिफ़ाइन किया है, हल का कहने का मतलब ये है, पहले नीड की अर्जेंसी ड्राइव क्रिएट करती है और उस ड्राइव के लिए एक रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो रेनफोर्समेंट के थ्रू होता है, यानी रिस्पॉन्स को अट्रैक्ट करवाना स्टिमुलस की तरफ, यानी पानी पीना है उसे और वो पानी को उठाने जाएगा, वो जो उठाने जाएगा पानी को, इसे रेनफोर्समेंट कहेंगे। और इस तरह के जो रिस्पॉन्स होता है, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम ओवर्ट रिस्पॉन्स कहते हैं, एक तरह से कंप्लीट रिस्पॉन्स। और यहाँ हमने देखा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में और भी कई कंडीशन जो रखे गए कंडीशनिंग फैक्टर थे, जिसके बारे में इन्होंने बताया हल ने कि ज़रूरी नहीं है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशन है, नहीं, इसके बीच में कुछ होता है। जैसे ड्राइव क्या है, उसे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, अब उसे प्यास को बुझाना है, तो अब उसे प्यास बुझाने के लिए वो जो नीड की अर्जेंसी है, जो ज़रूरत है उसकी, अब वो बन गई, ड्राइव बन गई वो। अब इस ड्राइव की तरफ अपने आप रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इसे रेनफोर्समेंट कहेंगे। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये जो प्रोसेस है, इनेबलिंग दी ऑर्गेनिज्म टू रिपीट दी एसआर एसोसिएशन। अब जैसे ही वो एक बार इसे कर लेगा तो नेक्स्ट टाइम भी अब इससे क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया रिलेशन, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन है वो अब स्ट्रेंथन हो गया, यानी और मजबूत हो गया। अब ये जो रेनफोर्समेंट है ये एस और आर के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट ड्राइव भी हो सकती हैं, नीड भी हो सकती हैं, और कोई भी जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सब हो सकती है। बाकी आगे मैं समझा दूंगा आपको कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट क्या क्या होते हैं। तो अभी आपको बस ये समझना है ड्राइव का मतलब क्या होता है, और ड्राइव जो है होता कहाँ से निकल के आती है, यानी स्टेट ऑफ टेंशन जो नीड जनरेट करती है वो ड्राइव है, और ड्राइव जो है वो ओ से बिलोंग करती है, यानी SOR यानी ओ, यानी इन सब के बीच में जो हम बात करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये वो है। तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा स्टिमुलस की तरफ, तो ये जो रिस्पॉन्स है कंप्लीट रिस्पॉन्स, इसी को ओवर्ट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। और जब ड्राइव जनरेट हो रही होती है तो उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं ड्राइव जनरेशन के। जैसे जिसको प्यास लग रही है उसको क्या होगा, उसके होंठ सूखने लगेंगे, गला सूखने लग जाएगा। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास जो है वो ड्राइव के सिम्टम्स हैं। तो दी हल चेंजेस स्टैंड ट्वाइस फ्रॉम द नीड रिडक्शन टू ए ड्राइव रिडक्शन। तो इस तरह से हल ने दिखाया कि नीड रिडक्शन से किस तरह से ड्राइव रिडक्शन फुली कनेक्टेड है, और यही हमारे पास एस और आर के बीच में जो है इंटरवीनिंग वेरिएबल है। और जैसे ही वो उस चीज़ को कर लेगा, जैसे उस चीज़ को ख़त्म कर लेगा, तो वो उस कंसेप्ट को सीख जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द लर्निंग प्रोसेस, इसी को लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। यानी बीच में जो ड्राइव फैक्टर है वो लर्न करवाती है, यानी उसे प्यास लगी है इसीलिए वो गया और उसने वो पानी, वो यानी जो ग्लास में जो पानी है उसे उठा के पिया, तो इस तरह से उसने वो चीज़ सीख ली। तो ये लर्निंग है, ना कि सिंपल 1-to-1 रिलेशन दिखाया गया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। यहाँ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और बीच में ओ यानी ओवर्ट रिस्पॉन्स, या हम ये भी कर सकते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल जैसे ड्राइव, नीड, ये सब फैक्टर भी हल लेके आए, जो कि एक हम कह सकते हैं साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे है कैलकुलेट करने का स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शन को। नाउ रिडक्शन ऑफ ड्राइव टेक्स कंसिडरेबल टाइम। अब इसमें बताया कि ड्राइव के रिडक्शन को कितना टाइम लगा। द रिडक्शन ऑफ ड्राइव स्टिमुलस इज रिलेटिवली क्विक प्रोसेस। हमें दिखा यहाँ पे ड्राइव के रिडक्शन कितना है, बहुत क्विक प्रोसेस है, यानी उसने पानी पी लिया, अब उसके अंदर का जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो जैसे जब ड्राइव रिड्यूस होगा, इट मीन्स रीइंफोर्समेंट के बाद ही ड्राइव रिड्यूस होगा। रीइंफोर्समेंट बार बार ही मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस है जिसके थ्रू उसने पानी को लिया। पहले नीड अर्जेंसी आई, नीड अर्जेंसी से ड्राइव क्रिएट हुआ, और ड्राइव की वजह से अंदर से ड्राइव, और फिर उसने पानी उठाया, वो रेनफोर्समेंट है, यानी रिस्पॉन्स का स्टिमुलस की तरफ जाना, वो रेनफोर्समेंट है, पानी उठा के पिया। पीने के बाद जो ड्राइव था, ड्राइव क्या था उसका, थर्स्ट ड्राइव, यानी थर्स्ट ड्राइव का मतलब ये है प्यास के लिए ड्राइव। अब वो जो ड्राइव है वो कम हो गया, तो वो जो ड्राइव एकदम से कम हुआ, जैसे पानी पिया प्यास बुझ गई, तो इसे हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन। इसीलिए इस थ्योरी को
ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। द बिहेवियर इज रेनफोर्स एंड दिस रीइंफोर्समेंट ऑफ द वंस बिहेवियर कैन बी बेटर एक्सप्लेन थ्रू। तो इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं किस तरह से ड्राइव स्टिमुलाई में एकदम से रिडक्शन आया। तो हल दस कंसिडर द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का काम अगर हमने देखा क्या है, रीइंफोर्समेंट का काम ये है कि ड्राइव को रिड्यूस करना, यानी जो बीच में इस रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के थ्रू अट्रैक्ट करवाना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और एक तरह से जो ड्राइव की जो अर्जेंसी है, जो मेन डिमांड है ड्राइव की, उसे कम करना। तो हल ने हमें एक बार समझाया यहाँ पे कि प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है। दे टेंडेड टू स्ट्रेंथन अ सर्टेन बिहेवियर दैट थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स ड्राइव इन द ड्राइव स्टिमुलाई। अगर बायोलॉजिकल नीड होंगी जो हमारी या ड्राइव हो, जैसे कि थ्रोस हो सकते हैं हम, अगर हम कह सकते हैं प्यास, या हम कहें एपेटाइट यानी भूख, तो इस तरह के जो रीइंफोर्समेंट होते हैं ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल नीड्स है। हमारी बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब जो हमें हमारे शरीर को चाहिए, तो वो सारे जो होते हैं वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आते हैं, और जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, इज ब्रॉट अबाउट बाय एन ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस लाइक मनी, पैसा। अगर पैसा होगा तभी हम प्राइमरी रीइंफोर्समेंट को गेन कर सकते हैं। खाने के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या होंगे, वो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होंगे। जो न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर हम इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी फाइनली। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरल, यानी सबको एक तरह से देखना। अब यहाँ पे स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टिमुलस का मतलब पता है, जो ध्यान खींचे, और स्टिमुलस या जिसको देख के रिस्पॉन्स जनरेट हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जब एक से ज़्यादा स्टिमुलस हो और कोई लिविंग बीइंग उस सारे स्टिमुलस को एक जैसा समझे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, एक बच्चा है, वो बच्चा सांप को देखता है, तो यहाँ पे सांप क्या है, स्टिमुलस, और बच्चा जो डर रहा है उससे, इट मीन्स फियर। जो फियर है हमारे पास एक तरह से रीइंफोर्समेंट है, जो प्रोसेस है इसके बीच में, और वो बच्चा डर रहा है सांप को देख के, तो ये इसका रिस्पॉन्स है। अब उस बच्चे को, वो सांप से डरता है, कल परसों अगर मान लो सांप की जगह कोई रस्सी है बड़ी सी और वो उसके आगे हिला दें हम, तो वो उससे भी डरने लग जाता है। इट मीन्स उसने दोनों स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया। तो इसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी दोनों स्टिमुलस को एक जैसा समझना और एक जैसा रिएक्शन देना, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। पर इसका यूज़ इन फील्ड ऑफ एजुकेशन बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे को किसी एक फील्ड में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और वही ट्रेनिंग जो है वो किसी और फील्ड में भी सेम परफॉर्म कर सकता है, वो उसी तरीके से। जैसे हम घर में बच्चे को बॉक्सिंग के लिए तैयार करते हैं तो हम आसपास स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, और वही सेम पैटर्न अगर वो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल या उससे ऊपर के लेवल पे खेलने जाए, बाहर खेलने जाए, तो वही परफॉर्म कर सकता है वो। तो यहाँ पे हम स्टिमुलस को जनरलाइज कर देते हैं, यानी हम घर पे एक तरह से एक छोटा मॉडल बनाते हैं और उसी मॉडल को हम बाकी अलग अलग लेवल पे भी चला सकते हैं। यानी बच्चे को एक स्कूल लेवल पे ट्रेन किया जाए और उसी को, और वो जो लेवल जो एक जगह ट्रेनिंग हो रही है वही ट्रेनिंग कई जगह काम आ सकती है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, लर्निंग को ट्रांसफ़र करना। जैसे बच्चा उस सांप से डर रहा था तो सेम उससे डर रहा था, बच्चे का रिएक्शन दोनों को लेके सेम था। ऐसे ही हम सांप की jगह अलग अलग चीज़ में बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, और एक फील्ड से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसे कई फील्ड में हम उसकी सेम बिहेवियर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बार रिएक्शन पोटेंशियल समझते हैं। रिएक्शन पोटेंशियल समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हमें रिएक्शन पोटेंशियल नहीं समझ आएगा, जब तक हम इससे आगे वाला यानी इफ़ेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं बता सकते। तो इसीलिए इस पूरी, अगर हम कहें इस पूरे प्रोसेस को मैंने मैथमेटिकल और साइंटिफिक वे और एक तरह से फैक्चुअल वे भी बताया कि किस तरह से ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे है ऑफ कैलकुलेटिंग द बिहेवियरिज्म। रिएक्शन पोटेंशियल का जहाँ तक कि मतलब ये है कि इट मीन्स इलेबरेटेड बाय हल is that the reaction potential indicates the potential of individual to react or respond। नाम से ही पता चल रहा है
कि कितना पोटेंशियल है इंडिविजुअल में कि वो उस चीज़ को लेके रिएक्ट करे, यानी स्टिमुलस को लेके किस तरह से वो रिएक्ट करे, कितनी रफ्तार से वो, और कितनी अच्छी तरीके से या कितनी अजीब तरीके से, जो भी है कि इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से वो रिएक्ट करे, उसे हम रिएक्शन पोटेंशियल कहते हैं। He defined it as the probability of a repletion of a lone response to at any given moment and provided the following formula to explain its meaning and the purpose। तो हमें बताया जा रहा है कि मतलब किस तरह से हम कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो देखे जाते हैं रिएक्शन पोटेंशियल में, कि कितना वो जो है लिविंग बीइंग है रिएक्ट कर रहा है रिलेटेड टू स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को लेके। तो इसमें क्या क्या चीज़ है सब जो इसमें है वो पढ़ते हैं पहले, कि रिएक्शन पोटेंशियल में जहाँ पे ये बताया गया कि हैबिट स्ट्रेंथ, एच को हैबिट स्ट्रेंथ डिनोट किया गया है। मान लेते हैं डी जो है वो ड्राइव है, डी से ड्राइव पता ही आपको। वी क्या है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी, यानी उसके अंदर कितना खिंचाव है, कितना अट्रैक्ट कर सकती है वो रिस्पॉन्स को या इंडिविजुअल को। और के क्या है, इज़ द इंसेंटिव, हम क्या क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं ताकि हम स्टिमुलस के इंटेंसिटी को बढ़ा सकें। तो ये जो हमारे पास है ये सब फैक्टर हैं, यानी डी क्या है, एच क्या है, के क्या है, और ये सब, और वी क्या है, ये सब पता होगा तभी आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ आ सकता है आगे वाला कंसेप्ट। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल, रिएक्शन पोटेंशियल डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज़ एस एच आर, वेयर एस स्टैंड फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स एंड एच फॉर हैबिट। अगर रिस्पॉन्स स्टिमुलस को लेके बार बार ही हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इट्स अ क्रिएशन ऑफ हैबिट। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइव। ड्राइव के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अर्जेंसी है उस ड्राइव की, कितनी ज़्यादा डिमांड है उस ड्राइव की और नीड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उतना ही ज़्यादा रिएक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा। स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगी स्टिमुलस की, यानी जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करे, जैसे कि बड़ा साइज़ हो स्टिमुलस का, एक छोटा चॉकलेट हो, बड़ी चॉकलेट हो, या फिर ब्राइट कलर्स हो उसमें, या लाउड हो, या अपीलिंग साउंड हो, कुछ अट्रैक्ट करे, तो जितना ज़्यादा स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और इंसेंटिव पे भी होता है कि आप क्या क्या ऐड करके दे रहे हो और क्या क्या आप नए नए ऑफ़र ऐड कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम रिवॉर्ड या अगर हम इंसेंटिव को एब्सेंट रखें तो रिएक्शन पोटेंशियल अपने आप ही स्लो हो जाएगा। और हम देखते हैं कंपनीज़ में भी वहाँ इंसेंटिव होते हैं। इंसेंटिव किस लिए होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस जनरेट करवाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके स्टाफ मेंबर्स, वर्कर, को वर्कर, इन सब से। द सेम वे हम स्कूल में भी देखते हैं कि बच्चों को अलग अलग वो दिए जाते हैं, रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, अलग अलग चीज़ दिए जाते हैं, इनाम वगैरह, ताकि एक तरह से, और इंसेंटिव कुछ अलग अमाउंट भी, ताकि बच्चे का रिस्पांस जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से आ सके और उसका रिएक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो सके और भी अच्छी तरह से वो रिएक्ट करे उसे लेके, और स्ट्रॉन्ग वे से। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही अच्छा बिहेवियरिस्ट का कंसेप्ट बनेगा, उतना बोल्ड बिहेवियरिस्ट कंसेप्ट बनेगा, यानी उसके बिहेवियर में हम उतनी ज़्यादा बोल्डनेस ला सकते हैं और हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें या स्टूडेंट की बात करें तो जितना ज़्यादा अगर हमारे पास रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा उतना अच्छी तरह से वो बच्चा पढ़ सकता है और उतना अच्छी तरह से वो स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इनहिबिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम टर्म्स देख रहे हैं इनकी इस पूरी थ्योरी में, हॉल की सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी, या हम बात करें हॉल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है और ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनहिबिशन का क्या रोल है? पहले इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस जो है वो वापस अपने ही स्पीड में आ जाए। मान लो कोई चीज़ है, पहले उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, और रिग्रेसिव हो गई। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, बाद में उसका मन हटने लग जाए और वापस अपने स्लो स्पीड पे आ जाए। जैसे कोई बच्चा है, पहले किसी भी तरह से हमने उसके रिएक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करा और वो अच्छा पढ़ने लग गया, और बाद में दोबारा से वो धीरे धीरे डल होता गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम इनहिबिशन और रिग्रेसिव इफेक्ट कहते हैं। अब रिग्रेशन आता कहाँ से, इसका कंसेप्ट है क्या? Inhibition exercises a regressive effect on the reaction potential by decreasing on some time, eliminating the possibility of recurrence
ऑफ प्रीवियसली लर्न रिस्पॉन्स, जो पहले से हमने रिस्पॉन्स लर्न कर रखा है उसमें अगर गिरावट आनी शुरू हो जाए, या हम जो जिस हिसाब से पहले चल रहे थे वो पेस, और उस पेस में गिरावट आने लग जाए, तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं इनहिबिशन। तो इनहिबिशन सिंपल कहती है, काम करती है रिग्रेसिव इफेक्ट पे, यानी स्लो डाउन इम्पैक्ट पे। और इनके रीज़न क्या क्या होते हैं, तो हल ने जब डिस्क्राइब करा 2 टाइप ऑफ इनहिबिशन हल ने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे। एक उन्होंने डिफ़ाइन किया रिएक्शन इनहिबिशन, जिसके लिए उन्होंने सिंबल यूज़ करा IR, और दूसरा उन्होंने यूज़ करा द कंडीशनल इनहिबिशन, जिसके लिए उन्होंने सिंबल यूज़ करा SIR। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिव इनहिबिशन को। रिएक्टिव इनहिबिशन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है किस तरह से वो रिस्पॉन्स देते हैं, यानी जो हमारे पास इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। तो हम इनहिबिशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रिएक्टिव इनहिबिशन आता है फैटीग से, जब हम थक जाते हैं, किसी काम को बार बारी करते रहे तो हमारे अंदर अपने आप जो रिस्पॉन्स जनरेशन पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, फैटीग की वजह से, या बोर्डम की वजह से, या ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से, या हम ये भी कह सकते हैं इंटरनल फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल, या कुछ अंदर कुछ कमी हो, इन सब की वजह से फैटिगनेस आने लग जाती है और हम उस काम को बार बार ही करते हुए बोर्डम फील करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम रिएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। तो यहाँ से रिएक्शन पोटेंशियल पे बहुत असर आता है। अब बच्चा है वो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ता रहे तो वो अपने आप पहली बारी जो पेस है उसका टेस्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, और वो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं रिग्रेसिव इफ़ेक्ट पे आ जाएगा, यानी पहले से स्लो डाउन प्रोसेस पे पहुंच जाएगा। और जो सेकंड है वो है कंडीशनल इनहिबिशन। ये इजी है, ये होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट, माहौल। ऐसा माहौल अगर कई बारी मिले जिसमें कि एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इट रेस्ट ऑन साइकोलॉजिकल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर इंस्टेड ऑफ द इंटरनल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, आसपास के माहौल पे। कई बार माहौल का ऐसा असर आ जाता है कि वो जो लर्नर है वो रीड करने की या लर्न करने की कोशिश करेगा ही नहीं, उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आसपास के माहौल को देख के। सब अगर उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, तो इस तरह के चीज़ में भी जो हम अगर बात करें कि रिएक्शन पोटेंशियल जो है वो वीक हो सकता है, ये भी एक इनहिबिशन का पार्ट है, जिसमें दिखाया गया है कि यानी इन्वायरमेंट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। और सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी दिमाग के अंदर के विकास को लेके अगर उसमें भी ग्रोथ या पैटर्न में कुछ कमी हो तो बच्चा अपने आप रिग्रेसिव इम्पैक्ट पे पहुंच जाता है, रिग्रेसिव इफेक्ट पे पहुंचने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें जो कंसेप्ट पता चला इनहिबिशन का, और रिएक्टिव इनहिबिशन और कंडीशनल इनहिबिशन, तो यहाँ से हमें पूरा जो एजुकेशन के फील्ड में और किस तरह से जो टैकल करते हैं बच्चों को, इसकी बहुत ही एक्सलेंट नॉलेज इन्होंने प्रोवाइड करी। हल की इस थ्योरी से हमें पता चल रहा है, सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी से। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है, अगर हमें पता करना होता है इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल कि कितना इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल है, यानी इफेक्टिव यानी कंप्लीट एक तरह से हम करें जिसका असर टोटली आता है ऐसे रिएक्शन पोटेंशियल का। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट थिंग इज़ रिएक्शन पोटेंशियल, उसका पूरा रिएक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे जो मैंने अभी बताया था आपको, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इनहिबिशन यानी रिग्रेसिव इफेक्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल। ये भी ध्यान से समझना है हमें कि मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल का मतलब, मोमेंट्री का मतलब ये ऑस्किलेशन इफेक्ट भी कहते हैं इसमें। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो इनहिबिटरी पोटेंशियल है, यानी इनहिबिटरी का मतलब मैंने अभी इनहिबिशन आपको बताया था, तो वो ये इनहिबिटरी पोटेंशियल का मतलब सिंपल जो रिग्रेसिव पोटेंशियल है, रिग्रेसिव का मतलब वही कि किस तरह से स्लो डाउन होती रहती है हमारे अंदर जो क्वालिटी है, और जो जिस तरह से तैयारी जो हम करते हैं या किसी भी प्रोसेस में जो हम स्लो डाउन होते रहते हैं, पहले वाली हमारे अंदर पेस और वो स्पीड नहीं रहती, उसे इनहिबिशन कहते हैं। तो इनहिबिटरी पोटेंशियल भी वही है कि जो पोटेंशियल लेवल किस तरह से हमारे अंदर जो है वो कमज़ोर होता जाए तो उसे इनहिबिटरी पोटेंशियल कहते हैं, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल जो है वो वीकनेस होता जाए तो उसे इनहिबिटरी पोटेंशियल कहा जाता है।
तो ये जो इनहिबिटरी पोटेंशियल है इसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और इसके कई फैक्टर हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी शरीर के अंदर वाले भी और इन्वायरमेंट वाले भी, जो हमने अभी पढ़ा था, रिएक्टिव और कंडीशनल। तो इस वजह से जो है जो इनहिबिटरी पोटेंशियल है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है तो उसे हम कहते हैं मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, यानी कि किस तरह से इंडिविजुअल के इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसके जो है इनहिबिशन या इनहिबिटरी पोटेंशियल या रिएक्शन पोटेंशियल पे किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, उसको हम कहते हैं ये पूरा प्रोसेस, इसे ऑस्किलेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो हम सिंपल समझ सकते हैं जो चेंजेस आते हैं इनहिबिटरी पोटेंशियल में, कभी कम और कभी ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसे हम ये टर्म कहते हैं कि मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, या हम सिंपल कहेंगे मोमेंट्री रिएक्शन पोटेंशियल, यानी जो चेंजेस आते हैं लेवल ऑफ इनहिबिशन को लेके। नाउ हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं दी मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल का क्या रिलेशन है किसके साथ, लर्न रिस्पॉन्स के साथ, कि लर्निंग का क्या रिलेशन है इफ़ेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल के साथ, और वो भी मोमेंट्री, यानी इस तरह का ऑस्किलेटरी इम्पैक्ट, यानी कभी मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो, तो इनका क्या रिलेशन है लर्निंग के ऊपर, कब हम कह सकते हैं कि लर्निंग पॉसिबल है इस केस में। तो पॉइंट नंबर 1 में ये मेंशन है कि मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल मस्ट एक्सीड सर्टेन वैल्यू ऑफ रिएक्शन थ्रेशोल्ड, कि जो रिएक्शन लेवल है उसकी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से वो लिमिट कम से कम होना ही चाहिए, और अगर उस लिमिट के ऊपर हो मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं हाँ कि लर्निंग चल रही है यहाँ पे, या लर्निंग या जो लर्नर है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। कहने का मतलब है मोमेंटिव इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कभी ज़्यादा कभी कम, तो हम एक तरह से कह नहीं सकते कि लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही लर्निंग, पर एक लेवल होता है लर्निंग का, अगर उस लेवल के बाद अगर ये हमारे पास कम या ज़्यादा और मोमेंट्री अगर ये आए, मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल आ रहा हो उस लर्निंग लेवल से ऊपर, अगर इनमें जो भी है चेंजेस आ रहे हो तब ये शुरू हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं हाँ लर्निंग हो रही है। तो मतलब मेन एक लर्निंग थ्रेशोल्ड तक होना चाहिए, एक रिएक्शन थ्रेशोल्ड तक होना चाहिए, जो मिनिमम रिएक्शन का लेवल है उस लेवल तक रिएक्शन और उस लेवल तक जो है लर्निंग मैकेनिज्म चलनी चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ भी हो रहा ऊपर, यानी एक नॉर्मल रिएक्शन लेवल होना चाहिए, उस रिएक्शन लेवल से ऊपर अगर कुछ भी हो रहा हो और उस लेवल के इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं हाँ रिस्पांस जनरेट हो रहा है, क्योंकि मिनिमम लेवल तक तो रिस्पांस जनरेट हो रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं लर्निंग पॉसिबल है। और सेकंड पॉइंट में भी यही है कि हम लर्न रिस्पांस, अगर हम लर्निंग जिसे पी से डिफाइन कर रखा है, लर्निंग हम तभी कहेंगे जब मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल हायर हो किससे, द रिएक्शन थ्रेशोल्ड से, यानी एक लेवल तक का रिएक्शन का लेवल होना चाहिए, अगर उस लेवल से यानी थ्रेशोल्ड लेवल तक, एक लेवल तक जो रिएक्शन है अगर उस रिएक्शन से ऊपर है तुम्हारा ये मोमेंटिव इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं हाँ लर्निंग जो है इस केस में पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट पे हम ये देखते हैं स्टिमुलस को लेके अलग अलग रिस्पांस, एक लर्नड रिस्पांस, मतलब पहले लर्निंग हो चुकी है और वो स्टिमुलस को देके लर्नर किस तरह से रिस्पांस कर रहा है, इसे हम लेटेंसी कहते हैं। और लेटेंसी का मतलब ये है कि किस तरह से लर्नर जो है उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने इससे लास्ट वाले इसमें वीडियो में भी ये बताया था लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, कि हमारे दिमाग में पहले से हम 2-3 बारी उस चीज़ को कर चुके होते हैं, तो उसका मैप हमारे दिमाग में पहले से स्टेबलाइज हो जाता है, और जब हम उसे करने निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है चीज़। तो इसे हम कहते हैं एक तरह से लेटेंसी और लेटेंट लर्निंग, इस तरह की लर्निंग को यहाँ हम समझते हैं कि लेटेंसी का लेवल शॉर्ट होता आता है, यानी शॉर्ट हो जाता है लेटेंसी का लेवल। कहने का मतलब है माइंड के अंदर जो पहले से हमने जो लर्न कर रखे हैं कंसेप्ट वो वीक होने लग जाते हैं अगर हमारे पास अगर मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब यही है कि किस तरह से स्लो डाउन इम्पैक्ट यानी रिग्रेसिव इफेक्ट किस तरह से स्लो डाउन हो रही है और कई बारी जो है इंक्रीज़ हो रही है, फिर जो रिग्रेसिव इफेक्ट किस तरह से कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। रिग्रेसिव इफेक्ट का मतलब वही है
कि धीरे धीरे किसी चीज़ को हम करते करते बोर्डम फील करने लग जाते हैं, उसके बाद हमारा मन नहीं करता उसे करने का। अगर वो कई बारी कम हो रहा हो, हमारा मन और कम होता जाए, या कई बारी ज़्यादा, मतलब ये जो इसके ग्राफ में ऑस्किलेशन है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो सिंपल सी बात है लेटेंसी फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। लेटेंसी फैक्टर का मतलब वही है जो हमारी प्रीवियस इमेज जो है इस फ्लक्चुएशन की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आने लग जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो लास्ट पॉइंट मेंशन है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एमिटेड लर्न रिस्पॉन्स टर्म एज एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड मेंशन कर रखा है, नहीं, जो लर्निंग रिस्पॉन्स है कि लर्नर किस तरह से जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके एक हाईएस्ट लेवल, और उसके ग्राफ को एम्पलीट्यूड से नापते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब कितना ऊपर जा रहा है उसका ग्राफ, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल पे, कि उसके मोमेंट्री एक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल कैसा है। अगर मोमेंट्री एक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके लेवल जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल से अगर कम आ जाए तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड का लेवल भी कम हो जाएगा। यानी एक लेवल से ऊपर होना चाहिए मोमेंट्री इफेक्टिव जो हमारे पास है, मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल। एक लेवल से अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से अगर वो कम हो जाए, अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से अगर वो ऊपर रहे तो लर्निंग पॉसिबल है। अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हो जाए तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा इम्पैक्ट है, जहाँ हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की अगर हम कोशिश करें तो इनहिबिटरी पोटेंशियल का मतलब वो ये है कि हम किस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इनहिबिटरी पोटेंशियल, यानी उस स्लो डाउन की जो पावर है, अगर वो स्लो डाउन की पावर कम हो रही है, यानी कम हो रही है, तो इसका मतलब लर्निंग की क्वालिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। मान लो पहले उसके अंदर क्या था इम्पैक्ट के, वो पहले किसी चीज़ को जल्दी याद कर रहा था, अब वो उस चीज़ को कम कर रहा है थोड़ा, मतलब उस तरह से वो याद नहीं कर पा रहा, तो अभी ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर जब ग्राफ धीरे धीरे कम हो तो इसका मतलब अभी भी लर्नर अटैच है स्टिमुलस के साथ, यानी लर्निंग अभी भी चल रही है। पर एकदम से ग्राफ इंक्रीज हो जाए, एकदम से गिर जाए वो, तो यानी हम क्या कहेंगे, लर्नर जो है वो डी अटैच होता जा रहा है उससे। तो इसी को ऑस्किलेशन कहते हैं, कि हम किस तरह से पता करते हैं कोई उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है या थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। पर अगर एक लर्निंग लेवल से ऊपर है, यानी जितना में हम कह सकते हैं हाँ इस लेवल तक लर्निंग हो रही है, उसके बाद अगर उसका ग्राफ कम हो रहा है पर उससे नीचे नहीं गिर रहा, तो हम कहेंगे लर्निंग हर केस में पॉसिबल है, हर केस में लर्निंग चल रही है। तो ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, बाकी पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। दिस वन इज़ ए मैथमेटिकल फार्मूला। ये मैथमेटिकल फार्मूला है अगर हम बात करें, एंड हल का ऐसा मानना था कि दिस फार्मूला कुड अकाउंट फॉर ऑल बिहेवियर, कि ये फार्मूला सब बिहेवियर के लिए एग्जैक्ट है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसको हम समझते हैं, कि पहले हमें ये बताया गया इसमें कि ही लेबल द रिलेशनशिप एज ई को उन्होंने रिलेशनशिप मेंशन किया। इट मीन्स रिस्पॉन्स का रिलेशन अगर स्टिमुलस के साथ है तो उसके बीच में ई मेंशन होगा। इट मीन्स दैट हाउ रिस्पॉन्स इज कनेक्टेड टू द स्टिमुलस, सिंपल कहने का मतलब। तो इसमें और क्या क्या है, ये है पूरा फॉर्मूला। इट मीन्स रिस्पॉन्स रिलेशन टू स्टिमुलस इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स रिलेशन टू स्टिमुलस जनरेट हैबिट स्ट्रेंथ। तो SHR का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस के बीच में जो कनेक्शन है जिसके थ्रू हैबिट का सेंस आ रहा है, यानी उसकी आदत होगी बार बारी, या जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है स्टिमुलस को लेके बार बारी वही, तो वो हैबिट बन जाती है। एंड D का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ड्राइव स्ट्रेंथ, कि कितना स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, वो D ड्राइव स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें SIR का, तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में जो इनहिबिटरी स्ट्रेंथ है, इनहिबिशन यानी रुकावट, वो है। IR का मतलब है रिएक्टिव इनहिबिशन, कि उस इनहिबिशन को लेके कितना रिएक्टिव रिएक्शन चल रहा है वो, इसका मतलब सिंपल है कि फैटीग, थकावट, ये सब कुछ। और SOR का मतलब है सिंपल, कि विच अकाउंट्स ऑफ रैंडम एरर, अगर कोई भी एरर हो इस पूरे फॉर्मूले में तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब एक बार हम सिंपल समझते हैं दोबारा से, कि हैबिट स्ट्रेंथ का मतलब है SHR, इसको हम निकालते हैं बाय द नंबर ऑफ रेन फोर्सेस, कि वो प्रोसेस कितनी बारी चल रहा है, वो SHR है हमारा, कि उसकी हैबिट बनी है कि नहीं। ड्राइव स्ट्रेंथ को D से मेंशन किया गया। ड्राइव स्ट्रेंथ हम तब पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, इस मेजर बाय द आवर ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ ए नीड, कि कितनी देर तक वो उस चीज़ से दूर रहा। जैसे प्यास लग रही है तो पानी से वो कितने समय तक दूर रहा, तो ये उसके ड्राइव की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, कि कितना स्ट्रॉन्ग ड्राइव है या कितना वीक ड्राइव है। वो बहुत देर तक प्यासा है तो इट मीन्स ड्राइव स्ट्रॉन्ग है, अगर कम देर तक है तो ड्राइव वीक है।
इनहिबिटरी स्ट्रेंथ का मतलब है जो उनके बीच में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो नंबर ऑफ नॉन रेन फोर्सेस आ रहे हैं जो उस चीज़ को रोक रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के पास नहीं, रिस्पॉन्स जो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को देख के नहीं आ रहा क्योंकि बीच में जो फैक्टर हैं जो उसे रोक रहे हैं वो SIR है। IR हमारे पास क्या है, ये फैटीग है या जो हार्ड वर्क करके एक ही चीज़ को बार बार ही करके जो थकावट होती है वो, और SOR जो है वो रैंडम एरर है। फॉर्मूला ये है कि जो अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्स का स्टिमुलस के साथ रिलेशन में जो फॉर्मूला है यानी SCR, इट मीन्स द रिस्पॉन्स, हाउ द रिस्पॉन्स रिलेटेड टू स्टिमुलस, और इट मीन्स द रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि जो रिएक्शन पोटेंशियल है रिस्पॉन्स का स्टिमुलस को लेके, यानी रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा खींच रहा है स्टिमुलस को लेके, वो किसके इक्वल है, हैबिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, ड्राइव स्ट्रेंथ से, उसकी जो आदत है और उसकी आदत को किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसकी ड्राइव स्ट्रेंथ से, कि वो कितनी देर से उस चीज़ से दूर है, तो ड्राइव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वो हैबिट कितनी ज़्यादा है, ये अगर हम करते तो हमारे पास टोटल एक फैक्टर आ जाएगा कितना ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है वो कनेक्टेड है स्टिमुलस के साथ और कितना ज़्यादा रिस्पांस ड्रैग हो रहा है स्टिमुलस के साथ, यानी हाई रिएक्शन पोटेंशियल। पर इसमें से कुछ हमें माइनस भी करना चाहिए। ड्राइव स्ट्रांग मान लिया हमने, हैबिट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मान लिया हमने, पर इसमें से हमें दो चीज़ माइनस करनी है। पहली चीज़ क्या है, इनहिबिटरी स्ट्रेंथ, जो बीच में जो चीज़ें आ रही है जो रोक रही है वो माइनस करो, और प्लस उस इंडिविजुअल का भी मन है कि नहीं है, वो उसी काम को बार बार ही तो नहीं कर रहा, वो भी माइनस करो। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। पहली चीज़ वो जो उसकी फैटिगनेस है IS यानी थकावट, दूसरी वो जो उसके अंदर जो दोनों के बीच में रुकावट लेके आ रही है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में, इन दोनों को प्लस करके हम टोटल स्ट्रेंथ से माइनस कर देंगे। प्लस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं रैंडम एरर हो तो उसको SOR मान के उसे भी माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल आ जाएगा हमारे पास रिएक्शन पोटेंशियल रिलेटेड टू स्टिमुलस। तो ये फॉर्मूला है पूरा एग्जैक्ट, इसे आप ध्यान से कर लेना और ये पक्का वहाँ मेंशन करके आना है, नीचे जो सब कुछ है ये भी मेंशन करके आना है। हम पढ़ते हैं दी कंट्रीब्यूशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हल सिस्टम ऑफ लर्निंग, कि हल सिस्टम ऑफ लर्निंग का फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझ आ गया था कि जिस तरह से जितने भी प्रीवियस बिहेवियर्स थे, इनसे पहले थॉर्नडाइक हो चाहे BF स्किनर हो, उन सब ने ये बात रखी थी कि जो लर्निंग प्रोसेस जो है उस लर्निंग प्रोसेस में स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में 1-to-1 कनेक्शन होता है और दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। पर हल के थिंकिंग पावर और हल की जो थ्योरी आई उसने इस पूरे कंसेप्ट में कुछ एक न्यू ऐड करा है, कुछ कंसेप्ट न्यू ऐड एंड कंसेप्ट किया, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि नहीं 1-to-1 रिलेशन नहीं है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में, बल्कि बीच में कई सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल चाहे ड्राइव हो, चाहे उनकी नीड हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे हम बात करें वो इनहिबिशन हो, कंडीशनल इनहिबिशन हो या रिएक्टिव इनहिबिशन हो या मोमेंट्री पोटेंशियल हो, मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कई फैक्टर जो बीच में निकल के आए हैं, तो जो SR रिलेशन चला आ रहा था उसको SOR में बदलना और हमें ये कंडीशन प्रोवाइड करना कि जो लर्नर है और जो स्टूडेंट है जो लर्निंग के लिए निकला है उसका सिंपल स्टिमुलस यानी टेक्स्ट बुक और इन सब से ही कनेक्शन नहीं है, आसपास के एनवायरनमेंट से भी उसके ऊपर फ़र्क आता है और आसपास के बहुत चीज़ों से, इंटरनल फैक्टर से भी, एक्सटर्नल फैक्टर से भी, तो कई चीज़ इसके बीच में रोल प्ले करते हैं। तो SR से इन्होंने SOR कंसेप्ट को इन फील्ड ऑफ एजुकेशन रखा। The next is the Hull theory attached sufficient importance to the need, drive, incentive, reinforcement, adequate motivation for achieving the satisfactory result in the process of teaching and learning। ये सब कंसेप्ट भी हमें पता चला, नीड की कितनी डिमांड होती है। नीड का मतलब बेसिक फैक्टर कैसे होता है, जब नीड के ऊपर टेंशन आ जाए तो वो ड्राइव हो जाते हैं। इंसेंटिव से हम कैसे किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्स को स्टिमुलस की तरफ ड्रैग करता है, हम स्टिमुलस को कितना पावरफुल बना सकते हैं, ये सब कुछ। And the next is the greatest contribution of Hull's theory lies in the emphasis on linking the learning to the need of the children. He says that it is the need, drive stimulus that energies an individual to act, behave or learn। यानी लर्निंग के लिए, एक्टिंग के लिए, कोई किसी भी चीज़ के लिए ये किस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, नीड पे, ड्राइव पे, बेसिकली नीड एंड ड्राइव कंसेप्ट पे।
एंड देयरफॉर ही एडवोकेटेड द नीड बेस्ड गोल ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन एक नीड बेस्ड गोल आया कि ज़रूरत हो और उस ज़रूरत को इंसान पा ले तो उसने उस चीज़ को लर्न कर लिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लर्निंग, यानी बच्चे को पहले अंदर से उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए, फिर वो ज़रूरत जो है उनके दिमाग में टेंशन लेके आएगी। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइव। एक ड्राइव जनरेट होगा और उस ड्राइव के थ्रू वो उसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे और यहीं से उनका पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग चलता रहेगा। नाउ दी हल्स थ्योरी ट्राई टू एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। हल ने एक न्यू कंसेप्ट दिया रेनफोर्समेंट का। इससे पहले क्या था, प्रायर टू दिस हमने पढ़ा था रेनफोर्समेंट ने आपको बताया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि हम प्रेज़ कर सकते हैं या अलग अलग रिवॉर्ड दे सकते हैं या एक तरह से पनिश कर सकते हैं। पर इन सब को हटा के हल ने एक कंसेप्ट दिया दैट इज़ कॉल्ड नीड, और उस नीड के थ्रू जो है ये रेनफोर्समेंट का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होता है। Hull's theory laid great emphasis on the formation of good habit as a means of the learning of desirable behavior. हल की थ्योरी से हमें ये भी पता चलता है कि सबसे पहले हमारे अंदर उस चीज़ के लिए नीड होनी चाहिए, यानी बिहेवियर में एक ऐसा होना चाहिए कंसेप्ट ताकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो, तभी लर्निंग पॉसिबल है। Hull's theory brought into focus the different individual have different capacity. इसमें ये भी मेंशन है हर इंडिविजुअल की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसके थ्रू वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और उसके थ्रू यानी वो स्टिमुलस की तरफ ड्रैग होता है, उसकी लर्निंग पॉसिबल होती है। Hull theory emphasized the need of the proper rest and the other measure to reduce the ill effect of the fatigue, कि fatigue से भी हमारा लेवल डाउन हो सकता है, जो कि हमने इसमें पढ़ा पूरे कंसेप्ट में। इनहिबिशन में, रिएक्टिव इनहिबिशन में साफ मेंशन है कि किस तरह से रिग्रेसिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, स्लो डाउन होने लग जाता है हमारी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज़ कॉल्ड fatigue. Now Hull's theory stood against any inhibition causing obstacle in the path of learning, कि इनहिबिशन का सिंपल मतलब होता है रुकावट, स्लो डाउन प्रोसेस, वो लर्निंग में बीच में रुकावट डालती है। इट्स द प्राइम नीड ऑफ द मिनिमाइजिंग और रिमूविंग ऑल द इनहिबिशन। तो इनहिबिशन को हटाना हमारा मेन जो है वो टारगेट है, तभी हम लर्निंग को स्मूथ और एक्यूरेट करवा सकते हैं। और उसके लिए हमें इंटरनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सारे फैक्ट जो हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ हटे, ताकि बच्चा अच्छी तरह से सिस्टम में रह के उस चीज़ों को लर्न कर सके। हल सिस्टम ऑफ लर्निंग एडवोकेट द फॉलोइंग चेन सीक्वेंस फॉर इम्प्रूव द रिजल्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ चेन सिस्टम भी लेके आए हल का ये पूरा पैटर्न, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कंसेप्ट फर्स्ट इज ड्राइव। दिस इज समथिंग विच इज़ नीडेड बाय लर्नर इन ऑर्डर टू बिहेव और रिस्पॉन्ड। पहले ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है लर्नर को अगर कोई चीज़ लर्न करना हो तो। नाउ द सेकेंड वन इज़ क्यू। देयर मस्ट बी समथिंग टू विच द लर्नर मस्ट रिस्पॉन्ड, कि लर्नर को रिस्पॉन्ड करना हो, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको लेके लर्नर अट्रैक्ट हो और उसको लेके वो रिस्पॉन्ड करे। दिस इज़ कॉल्ड क्यू एंड इज रिस्पॉन्स द लर्नर मस्ट बी मेड टू रिस्पॉन्ड और टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न सम एक्ट, कि रिस्पॉन्स जब तक लर्नर नहीं करेगा, विदाउट रिस्पॉन्स हम लर्निंग नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड भी बहुत ज़रूरी, द लर्नर रिस्पॉन्स मस्ट बी रीइंफोर्स और रिवॉर्ड, कि रीइंफोर्स और रिवॉर्ड का कंसेप्ट होना चाहिए, तभी जो लर्नर है वो रिस्पॉन्स देगा एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ। नाउ एट दी एंड, थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ आवर चैनल। हमारे चैनल के हिस्सा बनने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सबको। और अगर मेरे बारे में कुछ आपको और जानना है तो आप नेक्स्ट पेज को पॉज करके देख सकते हो। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियोस चाहिए, या जैसे कि बीएड से और बाकी जो उसके सब्जेक्ट हैं उससे, या फिर और भी किसी फील्ड से, ऐसे राइटिंग से या इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स अपने डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।